मैं तुझे टूट कर चाहूँ। ज़नीरा बानो, किस नंबर 8। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आंसू खून बन गए थे। अब की बार उसने आंखें मसली तो खुश्क मालूम हुई, लेकिन सुर्खी ऐसी फैली थी कि गुमान होता लहू नैनों से रवां है। वो अब रो रो कर थक गई थी, पछता पछता कर थक गई थी, मोहब्बत में रुसवा होकर भी थक गई थी। उसे अब नया एडवेंचर करना था, उसे अब मरना था। उसके कपड़ों पर खून फैलता जा रहा था। वो अब हिल नहीं सकती थी। बरगद तले ढह-सी गई थी। उसने कपड़े यूँ समेट लिए थे कि खून तहों में छुप गया था। चेहरा यूँ टिका लिया था जैसे वो आराम कर रही थी। बिलाल। उसे यकलख्त ख़याल आया था। बेख्तियार इज़्तिराब, डर आया था। तुम इसे कैसे भूल गई अलवीना? फिर वो नकाहत से मुस्कुराई और आँखें मूंदी। तुमने उसे याद कब रखा है अलवीना? ज़ुरैज़ हसन के सामने तो तुम हमेशा उसे भूल जाती हो। अभी तुम ज़ुरैज़ के लिए मर रही हो और उसे भूल गई हो। ज़ुरैज़ हसन ने कहा था इन्हें मिलना ही होगा। उसने कह दिया था। तो बस अलवीना को जाना था। वो इस कदर सहमी हुई थी कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर झाँक कर भी नहीं देखा कि बाहर क़यामत टल चुकी है। बिलाल और उमैर जा चुके हैं या नहीं? उसे निकलना था। लेकिन वो मेन दरवाज़े से निकलने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने कमरे की अंदरूनी छिटकनी लगाई और अपने खुले सुनहरे बालों को पोनी की सूरत में बाँधा। तभी आईपॉड की स्क्रीन चमकी। पैगाम आया। इस वक़्त अलवीना ने सरसरी सी निगाह स्क्रीन पर डाली। लिखा था, अब आप क्या करेंगी मिस जहाँदाद? क्या भागेंगी? वो आर्ज़ी मदद के लिए भाग नहीं जा रही थी। हील शूज़ उतारकर कैनवस पहने, अपने आँसू खुश्क किए और खिड़की तक आई। वो ना तो एथलीट थी और ना जिम्नास्टिक जानती थी। फिर भी उसने खिड़की के दोनों पट खोले और टाँगें बाहर लटका दी। ये बंगले का अक़मी हिस्सा था और यहाँ हू का आलम था। अलवीना जानती थी खिड़की ऊँची है, फिर भी उसने छलांग लगाई। धम से वो मिट्टी के पहाड़ में आ गिरी, जहाँ ज़मीन से रगड़ खा गया था। चेहरा ज़मीन से रगड़ खा गया था और सफ़ेद पोशाक भूरे रंग में ढल गई थी। लेकिन वो रुकी नहीं। अक़वी फेंस पार करके वो बंगले की हद से निकली और दूर भागती चली गई। अब वो सड़क पर आ गई थी। यहाँ रॉड लैंप चार एतराफ़ लगे हुए थे और मलंगजा सा अंधेरा था। गाड़ियाँ गुज़र रही थीं। साइकिल सवार उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। वो पैदल चलती गई, फ़ोन बार-बार कान से लगाती कि अब ज़ुरैज़ ने उठाया, अब उठाया। तभी कार उसके ऐन अक़ब में आकर रुकी। कार के टायर चरचराए और ब्रेक्स की आवाज़ आई। अलवीना तड़प कर एक तरफ हटी और फिर बेसाख्ता रो दी। ज़ुरैज़। वो भी कार से बमुश्किल निकला था कि अलवीना उससे लिपट गई। उसे नहीं पता था वो यहाँ तक किस जुर्रत का मुज़ाहिरा करके आई है, क्योंकि अब वो डर रही थी, सहम रही थी, खौफ खा रही थी। मुझे भैया ने मारा है ज़ुरैज़। वो मेरा निकाह कर रहे थे। वो मुझे बिलाल को सौंप रहे थे। मैं बहुत रोई, मैं बहुत गिड़गिड़ाई लेकिन अपनी कहती जा रही थी। ज़ुरैज़ ने उसे खुद से अलहदा करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरा तो वो दंग रह गई। बेख्तियार अपना हाथ उठाया और ज़ुरैज़ के दाएँ गाल पर बने ज़ख्म पर रखा। खून रसना बंद हो गया था, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि ज़ख्म ताज़ा है। तुम तकलीफ़ में हो? अलवीना रूहान सी हो गई। ज़ुरैज़ खाली-खाली नज़रों से उसे देख रहा था। कुछ तो बोलो ज़ुरैज़, खुदा के लिए मुझसे बात करो। उसने ज़ुरैज़ के सीने पर अपने हाथ फैलाए। उसकी आँखों में नकाहत नज़र आई थी। 2 घंटे। उसके लब हिले तो अलवीना की जान में जान आई, लेकिन उसके अल्फाज़ सख्त थे। बिलाशुबा लहजा नरम था। मैं 2 घंटे अकड़ूं अपनी कनपटी पर इस पिस्तौल का बोझ बर्दाश्त किए घुटनों पर बैठा रहा हूँ जो तुम्हारे भाई ने मुझ पर तान रखी थी। क्या वो जता रहा था? क्या वो बस सुना रहा था? अलवीना ने सिसकी ली। उसने सुना। ज़ुरैज़ कह रहा था, मुझे तुम चाहिए थी अलवीना, पर ये क्या मिला मुझे? अलवीना की टांगों से जान निकल गई थी। उसे कोई गिला नहीं करना था, बिल्कुल भी बहस नहीं करनी थी। वो घुटनों पर बैठती गई और जब ज़मीन से आ लगी तो आंखें बंद करके उसने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो ज़ुरैद। मैंने तुम्हें बताया था कि कोई नहीं मानेगा। मैंने तुम्हें बताया था कि कदम उठाना बहुत मुश्किल होगा। वो अब खुद झुक गया था, अकड़ों ज़मीन पर बैठ गया था। लेकिन तुम इस पहली रुसवाई पर ही यूँ रो रही हो अलवीना। वो मेरा निकाह बिलाल से कर देंगे। अलवीना ने सिसकी ली। क्या मैं होने दूँगा?
وہ تمہیں جان سے مارنے کے بعد میرا فیصلہ کریں گے۔ وہ پہلے تمہیں مار دیں گے تاکہ تم میری راہ میں رکاوٹ نہ حائل کر سکو۔ تو تم بھی خود کو مار لینا الوینا۔ وہ اسے آسان راستہ دکھا رہا تھا، دائمی زندگی کا راستہ، لیکن عذاب کا راستہ۔ الوینا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ڈیڈ میرے سامنے تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مجھے منظور نہیں ہے۔ پھر میرے ساتھ آ جاؤ، وہ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ لیں گے۔ کوشش بیکار ہوگی الوینا۔ وہ یوں روانی میں بولتا تھا جیسے سب پہلے سوچ کر آیا تھا۔ الوینا بے دم سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور تبھی دو مسلح افراد سے بھری گاڑیاں زریز کی کار کے دونوں اطراف میں آ کھڑی ہوئیں۔ الوینا گھبرا کر زریز کے سینے سے لگ گئی۔ کاروں سے مسلح گارڈ نکلے۔ ان کی توجہ کا مرکز زریز تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا سر۔ زریز نے جیسے سنا ہی نہیں۔ گارڈ دوبارہ گرجا۔ آپ کے ڈیڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ شرافت کی زبان سمجھ کر گھر واپس نہیں آتے تو آپ کو زبردستی گھر لایا جائے۔ الوینا سب سن رہی تھی۔ اس کے آنسو لگاتار گر رہے تھے، بے آواز بہہ رہے تھے۔ زریز کی آنکھیں سرخ تھیں، ایک مرکز پر ٹکی تھی، پھر اچانک الوینا زمین پر ڈھہ گئی۔ زریز نے اسے چھوڑ دیا۔ دو گارڈز نے اسے جکڑ کر کار میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ الوینا کا سر زمین سے جا لگا۔ مرشد، میں عشق میں جھٹلایا گیا ہوں۔ مرشد، میں ہارا نہیں، ہرایا گیا ہوں۔ کوئی مسیحا نہیں تھا، کوئی درما نہیں تھا۔ وہ یوں ہی سڑک پر جھکی رہی تھی۔ ابھی بس کسی گھر والے نے آ جانا تھا اور اسے لے جانا تھا۔ وہ شکست زدہ، نکاہت زدہ تھی، بلک بلک کر تھک گئی تھی۔ اندھے کی خدا کے سامنے سجدے میں پڑی تھی۔ محبت کی پجارند جو مانگ رہی تھی وہ مانگ مانگ کر بھی تھک گئی تھی۔ بہت دیر گزر گئی اور پھر اچانک سڑک پر گزرتی متعدد گاڑیوں میں سے ایک گاڑی اس کے قریب آ کر آہستہ ہوئی۔ عمیر آیا ہوگا، ابھی اس کو صلواتیں سنائے گا، اسے جوتے لگائے گا اور گھسیٹ کر لے جائے گا۔ حنان آیا ہوگا، وہ اس کا مذاق اڑائے گا، اس کو کھینچ کر کار میں بٹھا کر بے نقد سنائے گا۔ بلال آیا ہوگا، اسے نفرت سے دیکھ رہا ہوگا، اسے اس قدر حقیر سے سمجھ رہا ہوگا کہ اسے دیکھے بغیر اس کو گدی سے پکڑ کر کار میں ڈال دے گا۔ قدموں کی آوازیں قریب آئیں اور کسی نے اس کا نام لیا۔ الوینا نے سر اٹھایا، وہ منان تھا۔ الوینا نے کچھ کہے بغیر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بھاگی ہی تو تھوڑا دور تو چلی جاتی الوینا۔ وہ یقیناً طنز تھا۔ الوینا اپنی جارحیت چھپائے مسکرائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آسمان انہیں خاک میں بھی ملا دے تو ان کا دماغ عرش پر رہتا ہے۔ وہ خاک میں لٹھڑی تھی لیکن پھر بھی جواب دینے کے قابل تھی۔ اگر میں چلی جاتی تو تمہیں کیسے موقع ملتا کہ تم مرچ مسالہ لگا کر میرا قصہ اپنے خاندان والوں کو سناؤ؟ میرا حق ہے الوینا۔ منان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم وہی ہو نا جس نے خوب مرچ مسالہ لگا کر میری محبت کا مذاق اڑا کر ماں جی کو میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ الوینا نے لب بھینچ لیے لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس نے سنا، منان کہہ رہا تھا، لیکن میری قسمت اچھی ہے الوینا، جو بات میں ماں جی کو براہ راست کہنے سے ڈرتا تھا وہ تم نے کہہ دی۔ تم نے میرا کام آسان کر دیا، مجھے میری ہانی دلوا دی، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بات جاری رکھی۔ اور اب چونکہ عمیر بھیا کو خطرہ ہے کہ تم اپنے عاشق سے ملنے کے بہانے گھر سے بھاگنا چاہو گی تو وہ شادی کی تاریخیں بھی جلدی فکس کر رہے ہیں۔ میں بلال سے شادی نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ الوینا دبا دبا سا غرائی تھی۔ یہ اس الوینا سے مختلف تھی جو بکھری بکھری سی سڑک پر جھکی تھی۔ کار میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر منان نے بہت آہستگی سے کہا، تمہیں بلال کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہیے الوینا، وہ اب اتنا بھی برا نہیں ہے۔ ہاں، وہ اچھا بھی نہیں ہے۔ پر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تمہاری شادی اس سے ہو کر رہے گی۔ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ عمیر بھیا تمہاری بات کبھی نہیں سنیں گے۔ بلال پھر بھی سن لے گا۔ الوینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ بٹا ہوا ہے۔ گھر والوں سے کیا کہو گے؟ یہی کہ مجھے سڑک سے اٹھا کر لائے ہو؟ عمیر اپنے گھر چلے گئے ہیں، ماں جی سو چکی ہیں، حنان کے علاوہ اور کوئی باز پرس کر نہیں کرے گا۔ حنان سے میں خود نپٹ لوں گا۔ لیکن بلال؟ الوینا خوفزدہ سی نظر آئی۔ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ الوینا کو اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں تھا، لیکن وہی ہوا جو اس نے کہا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔
अलवीना सीधी कमरे में आई और बिस्तर पर ढेर हो गई थी। मुझे तुम चाहिए थी अलवीना, पर ये क्या मिला मुझे? उसके ज़हन में सुरेश के अल्फाज गूंजे। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। हसन अमान ने इसके सर पर एक बहुत थप सी रसीद की थी। फिर इसके सर को झटके देते हुए खूनख्वार नजरों से देखा था। तुम्हारा दिमाग कहाँ है जुरेज? तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने चली गई है? जुरेज का चेहरा स्पॉट था, आंखों में बेजारी थी। उस लड़की के भाई ने तुम्हारी कनपटी पर बंदूक रखी, उसके गुंडे तुम्हें मारने को आए थे, लेकिन तुम सब उसे पुश्त डालकर फिर उस औरत से मिलने चले गए। तुम्हारी गैरत कहाँ गई जुरेज? जुरेज एक लफ्ज नहीं बोला था। हसन अवान बकते झकते रहे, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। फिर थक हार कर एसपी सोफे पर ढेर हो गए तो जुरेज ने सर उठाया। सुलेमान अंकल चला गया और मुझे जता कर गया है कि इसका बड़ापन है जो वो तुम्हारी बेवफाई देखकर ये रिश्ता बरकरार रखना चाहता है। जुरेज के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। उसने बहुत सा थूक निकला। उधर हसन अवान कह रहे थे, जैसे सलमान की बेटी तुम्हारी मंगेतर है जुरेज, वो तुम्हारी मोहब्बत भी तो है। फिर तुम क्या उन्होंने आपसे मेरे बारे में कोई बात की? जुरेज का अंदाज कुरेदने वाला था। हसन अवान बिफर गए। उसने सारी बातें तुम्हारे बारे में ही तो की। ये सारी कहानी तुम्हारी ही तो है। मुजरिम तुम ही तो हो। हाँ, मुजरिम मैं ही तो हूँ। उसने आहिस्तगी से सर झुका लिया। जहन में बहुत सी यादें बेदार हो रही थी। वो खाना खाने मेज पर नहीं आई थी तो हानिया उसे नाश्ता ऊपर ही दे गई थी। अलविंदा ने तनफ्फुर से उसे देखा था। पप्पू का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए नीचे नहीं आई। उसने ट्रे रखते हुए सादगी से पूछा था। अलवीना को बात चुभ गई। उसकी आंखों की दुरुस्तगी वाज़ेह नजर आने लगी। अपने शर से इन सबको बताना चाहती हूँ, इसलिए सामने नहीं आई। सिर्फ छोड़ दो अलवीना, जो सब कह रहे हैं वो। उसने कहना चाहा, लेकिन अलवीना ने अपना बायां हाथ बुलंद करके चेहरा मोड़ लिया। अलवीना जहाँ जहाँ जानती है क्या ठीक है और क्या सही। मुझे पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है अलवीना। तुम एक अजनबी पर एतबार करके खुद को यूं तकलीफ नहीं दे सकती। तुमने अपने कज़न पर एतबार किया और उसे अपनी मोहब्बत मानना शुरू किया। उसे जीत गई और कल या परसों पार लोगी। मैंने जिस पर एतबार किया मुझे उसे आजमाने दो। मुझे अपनी मोहब्बत को जीतने दो। मुझे मेरा महबूब पाने दो। आखिरी जुमला कहते उसकी आवाज़ थर्रा गई थी। आंखें हल्की सी गीली हो गई थी, लेकिन वो पलकें झपकाए बगैर हानिया को देख रही थी। हानिया को इस पर बेतहाशा तरस आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बस इतना कहा, खुदा करे तुम कामयाब रहो। लेकिन अलवीना, उसकी नज़रों में अफसोस का अंसर नुमाया था। नीचे फैसला हो चुका है, परसों तुम्हारा निकाह है। अलवीना को पता था वो हानिया के जाने के बाद कितना रोई थी। मेरा निकाह हो रहा है जुरेज। उसने एक ही रिकॉर्डिंग के साथ कोई 60-70 मैसेजेस जुरेज को किए थे। बहुत 13 कॉल्स की थी, पर थक हार कर कमर बेड ग्राउंड से टेक लगा ली थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी उसने आईपॉड थामा। उसे मुस्बत सोचना था, उसे मुस्बत रहना था। उसने मखसूस इब्तिदाइया कलमात लिखे, लेकिन जवाब नदारद था। शायद रावी बात करने के मूड में नहीं था। शायद अलवीना शदीद अलवीना से बेखबर था, लेकिन फिर लकाया 2 लफ्ज़। कितना रोई? बहुत। अलवीना लिखते हुए हिचकिचाई नहीं थी। उसे उससे बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। वो सब जानता था। फिर वो क्या छुपा सकती थी? फिर क्या मोहब्बत छोड़ देने के लिए तैयार है मिस जहांदाद? दुनिया फना हो जाएगी, अलवीना जहांदाद की मोहब्बत फना नहीं होगी। उसके आंसू खून बन जाएंगे, लेकिन बहना नहीं छोड़ेंगे। आपका निकाह हो जाएगा मिस जहांदाद। क्या आपका शौहर ये सब पसंद करेगा? अलवीना ने इसीलिए तो आईपॉड खोला था। वो चाहती थी कि कोई उससे उसके बारे में पूछे और वो अपनी मन की कहे। वो कह रही थी, उस शौहर को पता होना चाहिए कि वो जिस औरत से निकाह करने जा रहा है वो किसी और से मोहब्बत करती है। उसे मेरी मोहब्बत का एहतराम करना चाहिए। फिर वो खुद भी तो एक अमरीकी औरत से मोहब्बत करता है। वो मर्द है मिस जहांदाद। वो मोहब्बत मफाद देख कर करता है। उसने पहले आपसे शादी से इनकार किया क्योंकि इस तरह वो अपनी अमरीकी मोहब्बत पा सकता है। लेकिन अब वो आपसे शादी से इनकार नहीं करेगा क्योंकि इस निकाह के बदले आप मिस जहांदाद आप उसे मिल रही हैं। शादी से उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के जिस्म पर हक हासिल होगा। क्या वो फिर भी उस निकाह से हिचकिचाएगा?
मैं बिलाल से निकाह नहीं करूँगी। वो जाने क्या लिख रही थी। ये जानती भी नहीं थी कि दूसरी जानिब कौन है। कोई लड़की, कोई लड़का, उमैर का छोड़ा जासूस या सुरेश का कोई दोस्त। बस वो बात कर रही थी, करती जा रही थी। "तुम मुझे मशवरा दे सकते हो?" अलवीना ने लिखा। "मुझे बताओ मैं क्या करूँ?" "सब्र रखें।" जवाब बस इतना था। "सब्र मेरी मोहब्बत को खा जाएगा।" अलवीना कुढ़ गई थी। "और मोहब्बत आपकी ज़िंदगी खा जाएगी।" 3 नुक्ते मुसलसल घूम रहे थे। मकतूब इलैह मुसलसल लिख रहा था। "आप एक शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें मिस जहांदाद। मोहब्बत में जीत नज़र आ रही है, तो साबित कदम रहना ही मोहब्बत है। लेकिन आपकी मोहब्बत आपको बर्बाद कर देगी मिस जहांदाद। अभी दस्तबरदार हो जाएँ, यही मशवरा है।" अलवीना ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। तभी बेड पर रखा फ़ोन थरथराया। उसने देखा कि ज़ुरैश कॉल कर रहा था। उसने आईपॉड फेंक दिया और फ़ोन कान से लगा लिया। "कोर्ट मैरिज के बारे में क्या ख़्याल है अलवीना?" "कोर्ट मैरिज?" अलवीना के लब हिले। "ये खुफ़िया निकाह नहीं, वो ज़ुरैश हसन की मलकियत में मख़फ़ी तरीके से नहीं आएगी?" "ज़ुरैश हम कैसे?" उसके अल्फ़ाज़ दरमियान में रह गए। ज़ुरैश दूसरी जानिब से फ़ौरन बोला था, "तुम्हें मेरे चैम्बर आना होगा, बस तुम और मैं, बस मैं और तुम।" अलवीना की आँखों में फिर निकाहत नज़र आई थी। उसने बहुत तकलीफ़ से आईपॉड्स पर निगाहें दौड़ाईं। "आपकी मोहब्बत आपको बर्बाद कर देगी, मिस जहांदाद। अभी दस्तबरदार हो जाएँ।" अलवीना का सिर एक बार फिर नफ़ी में हिल गया था। वो ज़ुरैश हसन को अंत तक आज़माना चाहती थी। उसने बहुत मुश्किल से अपना गरूर से उठा सर कदरे झुकाया था और मनान के कमरे के सामने आ रुकी थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन किसी की मदद के बगैर वो फरार होना तो कुजा, घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती थी। मनान कमरे में ही था। उसे देखकर कुछ मुतजिब हुआ था। "मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं है अलवीना, चली जाओ।" "मैं बहस करने नहीं आई।" उसने धीमा लहजा अपनाया था। "मुझे बाहर जाना है। मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ।" वो इत्मीनान से बोला। "मनान प्लीज़, मैं मज़ाक नहीं कर रही। मुझे वाक़ई बाहर जाना है।" अब मनान ने फ़ोन छोड़कर उसे बग़ौर देखा। "तुम्हारी रेपुटेशन आजकल बहुत ख़राब हो गई है अलवीना। उमैर भैया तो तुम्हारे कमरे से निकलने पर भी पाबंदी लगा कर गए थे। फूफो ने हुक्म सादर किया है, तुम इस घर से बाहर कदम भी मत रखो। और तुम मुझे आकर कह रही हो कि मैं तुम्हें बाहर ले जाने किसके लिए ले चलूँ? बीबी, पागल हूँ मैं? क्या पड़ी है मुझे अपनी मंगेतर का दिल दुखाने की? क्या पड़ी है माँ जी से डाँट खाने की? फिर इस रात क्या पड़ी थी मुझे सड़क से उठाकर घर लाने की?" अलवीना गुर्राई। मनान ने कंधे उचका दिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम उस सड़क पर मौजूद हो। ये तो बिलाल ने तुम्हारी फ़ोन लोकेशन से पता किया था और मुझे भेजा कि तुम्हें घर लाऊँ।" "बिलाल ने?" अलवीना दंग रह गई। मनान ने सर हिलाया। "हाँ, उसने कहा था कि मैं तुम्हें फ्रंट गेट से लाऊँ और हनान झगड़ा करे तो उसे कह दूँ कि तुम बिलाल की इजाज़त से गई थी।" "बिलाल ने ऐसा नहीं किया।" अलवीना ने यूँ ही तरदीद करना चाही। मनान मुस्कुराया, फिर सर झटका और सोफ़े से टेक लगा ली। "वैसे मुझे तुम्हारी मोहब्बत की साज़िश में तुम्हारा साथ देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अलवीना मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ।" उसने ज़रा वक़फ़ा दिया। "तुम निकाह कर लो।" अलवीना ने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज़ में चेहरा घुमाया, लेकिन मन्नान संजीदा था। "तुम्हें इस घर में आज़ादी नहीं मिलेगी, लेकिन बिलाल के साथ भी तुम चाहो तो अपने आशिक से मिल सकती हो। वो बहुत नरम दिल है अलवीना। तुम इस शर्त पर उसके साथ निकाह करो कि हक़ तलाक़ तुम्हारे पास होगा और बिलाल ये शर्त मान लेगा।" उसने तंज़ किया। "क्या मैंने नहीं कहा कि वो नरम दिल है? ख़ासकर तुम्हारे मामले में। वो बहुत नरम दिल है, सिवाय मेरे मामले में।" अलवीना ने जुमला दुरुस्त किया। मन्नान ने कंधे उचका दिए। "तुम बस अब मेरा सर खाने के बजाय उससे जाकर कहो कि वो तुम्हें बाहर ले जाए।" वो इतना कहकर दोबारा सोफ़े पर लेट गया और हेडफ़ोन्स लगा लिए। अलवीना समझ गई, अब वो बात नहीं करना चाहता था। वो बाहर आ गई, लेकिन दिमाग मुतज़ब्ज़ब था। सब एक ही बात क्यों कह रहे थे? वो खत वाला आदमी और ये मनान, पूरा ख़ानदान, इसकी शादी बिलाल से करवाने पर तुले थे। अलवीना अब तक इसे कैद समझ रही थी। हाँ, ये उसके लिए फ़िलहाल का रास्ता भी तो हो सकता था। अलवीना जल्दी से अपर लेफ्ट कमरे की जानिब मुड़ी। दरवाज़े पर हाथ रखा। शायद अंदर से बंद था। उसने खटखटाया। "आ जाओ।"
अलवीना ने दिल मजबूत किया और अंदर गई, और अंदर का मंजर देखकर इसकी रगें फिर तन गई। ये किस दिन हुआ? किस वक्त हुआ? बिलाल बड़े इजी अंदाज में सोफे पर बैठा कुछ लिख रहा था, जबकि इसके बेड पर वो अमरीकी लड़की औंधे मुंह लेटी गेम खेल रही थी। इसके बाल छोटे कटे थे और कानों तक आते थे। स्कर्ट और फ्रॉक में मलबूस वो प्यारी सी लग रही थी, लेकिन अलवीना को एक आंख नहीं भाई थी। उसने फौरन पलटकर बिलाल को देखा, जो उसे इस्तफामिया निगाहों से देख रहा था। मुझे बात करनी है, उसके लब हिले। कहो। बिलाल ने पेपर्स को गोद में रख लिया। अकेले में बात करनी है, उसने चेहरा मोड़े बगैर कहा। बिलाल तंजिया लहजे में अमरीकी लड़की से गोया हुआ। अलवीना को अपने मंगेतर के साथ प्राइवेसी चाहिए, मार दिया। थोड़ी देर बाहर जाओगी? मालिया ने चेहरे के यूं जाविये बनाए जैसे ये सब उसे बुरा लगा था। पैर पटकती उठी और बाहर निकल गई। अलवीना ने अब मुड़कर बिलाल को देखा। बिलाल ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिली और बिलाल ने लैपटॉप ऑफ करके टेबल पर रख दिया। कौन है ये? अलवीना को वो अच्छी नहीं लगी थी। मालिया ओहेजी, AKA जबान सदेआम, बिलाल की होने वाली मनकूहा। ओह, मुझे लगा मेरा निकाह तुमसे हो रहा है, अलवीना ने तंज किया। बिलाल ने भी इस अंदाज में सर हिलाया। और मुझे लगा तुम्हें इस पर एतराज था। मुझे अब भी एतराज है, अलवीना गौराई। फिर मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? इस शख्स को बर्दाश्त करना मुश्किल था। अलवीना ने बदवक्त आवाज नॉर्मल की। मुझे किसी से मिलने जाना है, और इस काम के लिए तुमने मुझे अपने बाप का नौकर समझ रखा है, इस घर का ड्राइवर या अपना हकीकी मंगेतर? गधे हो तुम पर सवारी करके जाना चाहती हूँ। फिर आओ, बैठो। उसने दोनों बाजू खोले। अलवीना गड़बड़ा सी गई, जब्त खो गई। मुश्तल होकर आगे आई। तुम इस शादी से मना कर दो बिलाल। इस सूरत हाल में मेरा मना करना तुम्हें ज्यादा तकलीफ दिलवाएगा अलवीना। क्या तुम मालिया से शादी नहीं करना चाहते थे? इससे मोहब्बत नहीं करते थे? मुझे दुख है कि मेरा निकाह मालिया से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारा निकाह भी उमर भैया के किसी चर्सी या भंगी दोस्त से नहीं हो रहा। अलवीना के दिल ने कहा कि वो ठीक कह रहा है। वो अड़ जाता और मालिया से निकाह की जिद करता तो भी अलवीना का निकाह होना ही था। तब रुके में बिलाल की बजाय किसी ऐरे गैरे का नाम निकलता। ये निकाह मेरी मोहब्बत पर हर किसी असरअंदाज नहीं होगा। मैं ज़रूरत के नहीं छोड़ूंगी बिलाल। वक्त बता देगा। बिलाल ने चेहरा मोड़ लिया था। अलवीना ने अपने नाखून रगड़े। वो किसने यहाँ आई थी? मुझे कहीं जाना है, मेरी मुलाकात ज़रूरी है। क्या ये एक मुलाकात इस वक्त ताकतवर होगी कि तुम्हारा निकाह रुकवा देगी? बिलाल ने इस्तफसार किया। अलवीना ने सुना। वो कह रहा था, और क्या तुम जानती भी हो कि तुम ये दरख्वास्त किससे कर रही हो? तुमसे कर रही हूँ, क्योंकि अगर आज तुम नहीं लेकर गए तो बहुत पछताओगे। क्यों? क्या निकाह की रात भाग जाओगी? बिलाल उठकर उसके सामने आया था। अलवीना ने बेमुश्किल आंखों को तर होने से रोका। मैं जहर खा लूंगी। बिलाल तरियाक ढूंढ लेगा। उसने इतना कहकर निगाहें उसके चेहरे से फेर ली। अलवीना फिर भी खड़ी रही, आंसू पीती रही। कमरे में खामोशी भाई। फिर बिलाल ने उसे देखे बगैर फोन मेज से उठाया। सिर्फ 2 घंटे अलवीना, सिर्फ 2 घंटे। वो सर यूं ही निगाहें फेरे मुलाकात की मियाद बता रहा था। अलवीना ने महसूस किया कि मनान ने सच कहा था। वो जानता था कि अलवीना मौका देकर भाग भी सकती थी, लेकिन वो मान गया था। हाँ, वो बहुत नरम दिल था। वो उसकी बात मान लेता था। जुरेश ने अपना फोन खोला तो देखा करीब करीब 60 वॉइस मैसेजेस आए हुए थे। 30 के करीब मिस कॉल से आ चुकी थी। वो तंग आ गया, बिफर गया, फिर ठंडा पड़ गया। क्या कोई इस कदर मोहब्बत कर सकता था जितनी वो करती थी? क्या कोई किसी की मोहब्बत में इस कदर बेकरार हो सकता था जितना वो बेकरार थी? कोर्ट मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज? अलवीना के ज़हन में वो दो लफ्ज़ गूंज रहे थे। वो सुनसान चेंबर के बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि बिलाल कार में बैठा उसे बगौर देख रहा था। अब जाओ, अलवीना ने हुक्म दिया। जवाबन बिलाल हंसा। मुझे उल्लू समझ रखा है। मैंने तुम्हें 2 घंटे दिए हुए हैं अलवीना। 2 घंटे अपने आशिक ने 2 घंटे अपने आशिक ने गुजारो, और 2 घंटों बाद उसे भूल कर बाहर आओ। अलवीना ने मुंह चिढ़ाया, फिर चेहरा मोड़कर 2 कदम आगे बढ़ाए। 3 कदम, 4 कदम, और फिर रुक गई। चौकीदार ने सर से पांव तक उसे देखा।
इस्तफसार किया। अलवीना मैम। अलवीना ने सर अस्वाब में हिलाया तो चौकीदार ने अंदर जाने का इशारा किया। अलवीना ने कदम उठाए। इस फर्निश्ड कमरे की बड़ी दीवार पर कदीम तराजू के फ्रेमशुदा तस्वीर आवेज़ा थी। इस तस्वीर के नीचे कुर्सी पर जुर्रेस मुतज़ब्ज़ब सा बैठा था। कोहनियाँ मेज़ पर टिकाई थीं और हाथ मिलाकर थोड़ी देर रखे वो किसी गहरी सोच में मसरूफ़ था। अलवीना उसे सामने देखकर सीधी उसकी तरफ आई। जुर्रेस। उसे देखकर ताज़ा दम सी होकर वो चहकी और उसकी कुर्सी तरफ आई। फिर ठिठक कर रुकी। भगदी दीवार के साथ रखे सोफे पर कोई और आदमी भी बैठा था। मुधेड़ उम्र, सफ़ेद कर्वशुदा सूट पहने, वास्कट चढ़ाए, अंगूठियों से मुज़य्यन उंगलियां एक दूसरे में फंसाए। उसके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो अलवीना को देखकर गहरी हो गई थी। जुरैज ने सर उठाकर अलवीना को देखा। एन इसी वक्त वो आदमी भी अलवीना की जानिब मुतवज्जो हुआ था। ये वो लड़की है जुरैज? उसकी इस्तेफामिया निगाहें जुरैज पर टिक गई। जुरैज के चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार नजर आए। इसी हिचकिचाहट में उसने सर हिलाया। जहांदाद की बेटी, उस आदमी ने दांत पीस कर कहा। अलवीना ने चेहरा जुरैज की तरफ घुमाया। ये जस्टिस सुलेमान है। जुरैज ने बहुत आहिस्ता आवाज में बताया। अलवीना के लब भिंच गए। खिलाफ तवक्का इस पर खौफ की बजाय गुस्सा गालिब आ गया। ये क्या कर रहे हैं यहाँ? इससे पहले कि जुरैज बोलता जस्टिस सलमान की आवाज आई। आपने आपसे मिलना था अलवीना। देखना था कि कौन है वो औरत जो जुरैज का दिल चुरा के ले गई है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सुरेश से मिलने आई थी। प्राइवेसी का मतलब तो आप जानते हैं ना? अलवीना का लहजा करख्त था। जुरेश चुप बैठा रहा। अफसोस बेटा, अब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आपकी प्राइवेसी किसी काम की नहीं। मुझसे हया करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों बात करें। आखिर मैं जुरेश के हर राज से वाकिफ हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन जुरेश की रंगत फक हो गई थी। उधर अलवीना जुरेश को देख रही थी। सरगोशी में कह रही थी, मेरे पास वक्त नहीं है जुरेश, कल रात मेरा निकाह है। ओह रियली? ये तो खुशी की बात है। जिसने सलमान मुस्कुराए। सुरेश का भी परसों निकाह है। अलवीना को लगा आसमान फट पड़ा और वो उसे फना कर गया। ये जमीन उसे निकलने आई और उसमें समा गई। उसकी आंखों का ताज्जुब, चेहरे की रंगत, ताज्जुब में छुपा तासुफ, सब ना तो सुरेश से पोशीदा था और ना जस्टिस सलमान से। उधर वो कह रहे थे, और चूंकि आप इनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं तो इनकी शादी में जरूर आइएगा। सुरेश। अलवीना ने अपने ठंडे बर्फ हाथ सुरेश के हाथों पर रखे। इसके हाथ अलवीना के बरक्स गर्म थे। ये सब क्या है सुरेश? ओह, क्या जुरेज ने आपको ये सब नहीं बता? आप थोड़ी देर के लिए चुप क्यों नहीं रहते? अलवीना पूरी कुव्वत से जस्टिस सलमान पर चिल्लाई थी। सलमान वाकई खामोश हो गए थे। अलवीना की आंखें गीली होती जा रही थी। उसने जुरेज को कंधों से मोड़कर अपने सामने किया। जुरेज, वो सच कह रहे हैं। जुरेज की तबीयत खामोशी टूटी तो अलवीना ने चाहा कि काश वो खामोश ही रहता। परसों मेरा और शफक का निकाह है और तुम मधु हो। सुरेश, तुम कहाँ खोए हो? अलवीना ने उसका गिरबान थामकर उसे झंझोड़ा था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं रात भर तुम्हें सोचती रही हूँ? क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी मुश्किलों में तुम्हारे एक दफा कहने पर तुमसे मिलने आई हूँ? क्या तुम्हें इस वक्त मेरी तकलीफ का अंदाजा है? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा है? आई एम सॉरी अलवीना, सुरेश ने बहुत नरमी से कहा और उसकी आंखों में देखने से गुरेज किया। अलवीना का दिल एक छनाके से टूटा। उसने दोनों हाथों से लबों को ढांपा। हैरत व इस्तजाब और हुस्न मिल इस्तराब की कैफियत इस पर गालिब थी। सलमान सब देख रहे थे और खामोश थे। जुरेज ने सर नहीं उठाया था। अलवीना ने एक सिसकी ली। तुम खुद गर्ज हो जुरेज। फिर वो पलटी और बाहर भागी और तब जुरेज ने सर उठाया। बहुत तकलीफ से उसे देखा। उसके पीछे जाने को कदम बढ़ाए थे कि सलमान साहब की करख्त आवाज गूंजी। तुम यहाँ से बाहर जाओगे और मेरे हाथ मेरे फोन तक जाएगा। तुम इससे कलाम करोगे तो मैं यहाँ तुम्हारे बाप से बात करूंगा। और वो इन अल्फाज के साथ ही सुरेश के कदमों को ब्रेक लग गई थी। उसने बहुत नफरत से सलमान को देखा और इजहार नफरत में अपनी टाई उतारकर दूर फेंकी। उधर अलवीना मुंह पर हाथ रखकर बाहर भागती गई। उसने तकलीफ यूं जब्त की थी कि आंसू
आंखें तर कर रहे थे मगर अश्के रवा बनने पर कादिर नहीं हो रहे थे। वो लंबे लंबे डग भरती कार तक आई और धप से फ्रंट सीट पर बैठकर चेहरा घुमाया। हो गई बात। बिलाल ने टेक हटाई। अलवीना ने सर हिलाया। बिलाल ने एक कागज उसकी जानिब बढ़ाया। अलवीना ने सुना। वो कह रहा था, को बच्चा तुम्हारे नाम दे गया है, मैंने नहीं पढ़ा। और अलवीना ने कागज झपटा और रंधी आवाज में कहा, गाड़ी चलाओ। उसने गाड़ी चलाई। अलवीना ने लब जरा खोल लिए, आंखें कदरे फैला ली ताकि आंसू रुखसार पर न बह जाए। फिर हाथ में थामा कागज खोला। लिखा था, सबसे पहले, बहुत पहले, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि जुरेज हसन एक खुदगर्ज इंसान है मिस जहांदाद? अलवीना कागज पर लिखी सतर बार बार पढ़ गई थी, यहाँ तक कि वो कागज गीला हो ही गया। यहाँ तक कि कार रुक गई और उसने आंसुओं से तर चेहरे को बिलाल की जानिब घुमाया। पप्पू को कहना अलवीना शादी के लिए तैयार है। और बस इतना कहकर कार से निकली, लाउंज की जानिब भागी, कमरे में आई, चुटकनी लगाई, बिस्तर पर गिरी और फूट फूट कर रो दी। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था जुरेज हसन एक खुद गर्ज इंसान है मिस जहांदाद? वो सब एक पार्टी से शुरू हुआ था, हसन अमान की प्रमोशन की पार्टी से। जुरेज 18-19 साल का शोख मजाज सा लड़का था। उसकी पार्टी में किसी लड़की से तल्ख कलामी हुई थी जो बदकिस्मती से जस्टिस सलमान की बेटी निकली। उसने फौरन माफ़ी मांगी थी और शफक ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उसे माफ़ कर दिया था। फिर मुलाकातें बढ़ीं, शामें इकट्ठी गुजरने लगीं। शफक खूबसूरत थी और ज़हनी तौर पर सेहतयाब नहीं थी। उसकी थेरेपी चल रही थी, अलबत्ता इनमें बड़ी चीज़ मुश्तरक थी। जुरेज मुफाद पर चलता था और शफक भी। और फिर कहानी एक और पार्टी तक आई, सलमान तारिक की हाई कोर्ट का जज मुंतखब होने की पार्टी तक। इसका अंदाज दोस्ताना था लेकिन शफक ने कुछ ऐसा कहा था जो उसे पसंद नहीं आया। वो बिफर गया था, नाराज हो गया था और पेशानी पर बल डालकर गुस्सा करते हुए वो शफक को बहुत अच्छा लगा। जुरेज इस पर बिगड़ रहा था, उससे नाराज हो रहा था और शफक को उसकी नाराजगी अजब भाई। उसने जुरेज के गले में बाल डाले और उसे चूम लिया। वो जुरेज का पहला तजुर्बा था। इस तलिस्म में जकड़कर ऐसा आज़ाद महसूस हुआ कि उसने शफक को थाम कर उस पर अपने सारे अरमान पूरे किए। पोर्च की तारीकी में वो बाहों में बाहें डाले यूं मगन थे कि जस्टिस सलमान ने उन्हें देखा, लेकिन वो 2 वक्त से ज़्यादा इन्हें नहीं देख सके। मैं माफ़ी मांगता हूँ अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आइंदा उसे नज़र भर कर भी नहीं देखूंगा। आई स्वेयर अंकल, मैं आइंदा नहीं। वो जस्टिस सलमान के कदमों में गिर गया, लेकिन शफक बहुत इत्मीनान से बोली, इसने कुछ नहीं किया डैड, आई लव हिम। शुरुआत मैंने की। सलमान अपनी बिगड़ी अमीरजादी को क्या झिड़कते। वो जुरेज को चुपके से बाहर ले गए थे, उसे अच्छी ज़हनी खलबली में मुब्तला कर गए। क्या मैं बात तुम्हारे बाप को बताऊं कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? मैं चाहूं अभी तुम पर सेक्शन 375 लगवा सकता हूँ। अभी तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। अंकल अंकल, शुरुआत उसने, पर अंत तो तुम गए हो। मेरी मासूम जरा बेटी खुद को बहला रही थी, पर तुम जुरेज, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इसे दोबारा माफ़ी मांगूंगा अंकल, सिर्फ माफ़ी नहीं, अब तुम इसका हाथ भी मांगोगे। वो अब तुम्हारी रहेगी जुरेज। तुमने इसके मासूम जहन को एक्सप्लॉइट किया है, अब इसके गुनाह के जिम्मेदार तुम हो। और जब एसपी हसन अवान इससे पूछ रहे थे कि वो ये क्यों नहीं करना चाहता है, तो उसने जस्टिस सलमान की तरफ देखा। उन्होंने आंखों में आंखें डाली थी और जुरेज ने सर हिला दिया। आई लव हर, आई लव हर।